स्टार्ट बिजनेस लॉ। बच्चों, सबसे पहले बिजनेस लॉ इसे स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बिजनेस लॉ के अंदर दो वर्ड्स हैं, नंबर 1 बिजनेस एंड नंबर 2 लॉ। बच्चों, बिजनेस अपने आप में खुद एक एक्सप्लेनेशन है, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। मैं सबसे पहले आपके साथ फोकस करना चाहूंगा लॉ वर्ड के ऊपर। बच्चों, लॉ क्या है? व्हाट इज लॉ? मेरे ख्याल से आपके लिए ये पहली बार एक नया टॉपिक है, क्योंकि 12th के अंदर लॉ टॉपिक नहीं होता। होता क्या है लॉ? सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा बिजनेस लॉ टॉपिक की। बच्चों, बेसिकली अगर मैं लॉ को एक लाइन में बोलना चाहूं तो लॉ का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूं तो लॉ का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब यहां पर आती है मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये क्या होता है? बच्चों, पता है लॉ ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ क्रिएटिविटी हुई और एकदम से लॉ आपके सामने आ गया। ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली सबसे पहले होती है प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है लॉ। सर, मतलब बात समझ में नहीं आई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपके सामने, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल। आपने देखा होगा जगह जगह जहां ये सिटीज होते हैं, बड़े बड़े सिटीज होते हैं, मैं दिल्ली की बात करूं, मुंबई की बात करूं, बड़े सिटीज की, किसी भी बड़े सिटी की आप बात कर लो, उसके अंदर आपने देखा होगा रेड लाइट। एक बात बताओ कि रेड लाइट अचानक से जब भारत की उत्पत्ति हुई होगी या इस देश का जन्म हुआ होगा तो क्या रेड लाइट ऑटोमेटिकली हर चौराहे पे आ गई होंगी? आई थिंक नहीं। आई थिंक क्या नहीं। तो यानी कि रेड लाइट कैसे आई होंगी? सबसे पहले ऐसा होता हो कि भाई इधर से एक ट्रक आ रहा है, उधर से कुछ और आ रहा है, दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया, उसको भी चोट लगी, उसको भी चोट लगी, दोनों गाड़ियों को भी नुकसान हुआ, दोनों को डैमेज हुआ, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, डिस्टरबेंस हुआ, ट्रैफिक बढ़ा, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो उस केस में क्या हुआ होगा? उस केस में हुआ होगा कि भाई एक बंदे को इस जगह खड़ा कर दो जो एक्सीडेंटल जोन है, जहां पर ज्यादा एक्सीडेंट हुआ करते, वहां पर किसी को खड़ा कर दो, ताकि अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही है और इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है, दोनों ना टकरा जाए। उसके लिए बीच में एक इंसान खड़ा हुआ होता है, वो दूसरी गाड़ी को रोक देगा कि भाई पहले उसे निकलने दो। तो ये एक नियम बनाया गया। लेकिन होता क्या है कि इंसान की फितरत होती है, वो जनरली चीजों को तब तक अप्लाई नहीं करता, तब तक वो अपने अंदर नहीं डालता जब तक कि उसको पेनलाइज ना किया जाए। तो होता क्या है, एक इंसान खड़ा हुआ है, उधर से ट्रक आ रहा है, इधर से गाड़ी आ रही है, ट्रक वाला भी ऊपर देख रहा है, गाड़ी वाला भी ऊपर देख रहा है, दोनों के दोनों ऊपर देख रहे हैं। एक इंसान जो गाड़ी को रोक रहा है या फिर ट्रक को रोक रहा है, उसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं है, वो दोनों ट्रक और गाड़ी टकरा रहे और बीच में वो इंसान भी गायब। तो उस केस में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया होगा? और अगर किसी से पूछा होगा कि भाई तुम लोग आपस में क्यों टकरा गए, तो बोला होगा ड्राइवर ने कि जी हमें तो पता ही नहीं चला यहां पर इंसान खड़ा था, हम तो ऊपर से देख रहे थे, नीचे खड़ा था तो बहुत छोटा है, बताओ इस इंसान का कैसे पता चले। तो उस केस में क्या किया गया होगा? उस केस में ट्रैफिक पुलिस वाले को बीच में एक देखा होगा आपने, एक सीट सी होती है ट्रैफिक वालों की, ताकि वो ऊपर से ही दिखाई दे। लेकिन जब वो चीज भी कंफर्टेबल नहीं हुई होगी तो उस केस में क्या हो गया होगा? फिर रेड लाइट का प्रोविजन आया होगा। यानी कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन होता है लॉ। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है उनके लिए बनते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ क्या होता है। लॉ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रिजोल्व द मल्टीपल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट। सर, अब हमें समझ में आ गया, लॉ का मतलब हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसके रिलेटेड? जो उसमें कोई प्रॉब्लम आई होंगी। और सर आप हमारे साथ डिस्कस करने जा रहे हो बिजनेस लॉ टॉपिक,
यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आई होंगी उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए होंगे उसका जो कॉम्बिनेशन होगा दैट्स कॉल्ड बिजनेस लॉ। सर बिल्कुल समझ में हमें आ गया। बिजनेस लॉ का मतलब हो गया द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रिजोल्व द प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। और हमारे को सीए इंस्टीट्यूट ने अभी किस प्रॉब्लम से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिखाने के लिए यह कंटेक्स्ट दिया है? बिजनेस से रिलेटेड। और बच्चों बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पर आपके लिए कुछ ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीपीटी में समझने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आप इस चीज को समझ पाएं और आगे बहुत सारे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का अच्छा खासा जत्था मिलेगा। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपके साथ में बिजनेस लॉ के अंदर सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओहो सर, अब ये द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या होता है? बच्चों बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार में पहले आपने सुना होगा हमारे जो राजा दशरथ थे, दशरथ जी को तो आपने सुना ही होगा। दशरथ जी की एक कहावत बहुत सुनी जाती है जो कि हमने भी सुना है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। और बच्चों वो जो वचन होता है वो वचन होता है कॉन्ट्रैक्ट। मैं बाद में चर्चा करूंगा, मैं तो भी वैसे नॉर्मली आपको बता रहा हूं कि क्या हम इसके अंदर रीड करने जा रहे हैं। वचन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। और उस समय अहमियत होती थी वचन की, क्या कि जान चली जाए लेकिन जो मैंने एक बार कमिट कर दिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा राजा दशरथ बोला करते थे कि प्राण चले जाए लेकिन मैंने जो बोला है मैं उसे करूंगा ही करूंगा। बच्चों पहले ना शब्दों की वैल्यू होती थी, लेकिन आज की डेट में क्या होता है? आज की डेट में चेंज हो चुका है बहुत कुछ। आज की डेट में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम हर एक चीज के लिए हाँ 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 और हाँ बोलते हैं, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो हम ना ना और ना बोलने लगते हैं। तो एक हाँ ना में ना बदले या एक हाँ अगर ना में बदल रही है तो उसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, उस सारी की सारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को कंबाइंडली प्रेजेंट किया गया है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या रीड करने जा रहे हैं। अगर वचन किया है तो निभाना पड़ेगा, अगर नहीं निभाएंगे तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम केवल और केवल वही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। यानी कि सर वचन की वैल्यू 1872 में ही टूटने लगी थी। बिल्कुल बेटा, उससे भी बहुत पहले टूटने लगी थी, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को 1872 में तो ला दिया गया था। बच्चों द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुआ था, एनफोर्स हुआ था फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 के अंदर। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस बिजनेस लॉ के अंदर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर क्या रीड करने जा रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस लॉ के अंदर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम क्या रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बिजनेस समझ में आ गया होगा, बिजनेस का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको लॉ का मतलब समझ में आ गया होगा कि वो क्या होता है। इसके अलावा आपको द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम क्या रीड करने जा रहे हैं, आपको वो समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अच्छा बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच इज एनफोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। बच्चों सबसे पहले ना मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा कॉन्ट्रैक्ट, और थोड़ा सा ना ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, बस मेरी बात सुनिएगा। 10 मिनट आपको कहीं नहीं जाना है, 10 मिनट आपको, जब तक मैं इस टॉपिक को, इस कंटेंट को रोक करके ये ना बोल दूं कि मेरी तरफ से फिनिश हो गया, तब तक आप कहीं नहीं हिलेंगे। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वचन या
मैं अगर हिंदी में बोलूं, वचन हम इसको नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा हमारा एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, हम कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से बोल सकते हैं संविदा। बेसिकली बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है, मैं सबसे पहले आपके साथ में यह डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों सबसे पहले होगा क्या, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में मुझे आपसे कुछ कहना है। सिंपल सी बात, अगर मैं अपने आप से कुछ कहता हूं तो वो चीज पूरी नहीं हो सकती, वो चीज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बन सकती। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले दो लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनुपम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यानी कि एक मेरा होना और एक दूसरी पार्टी का होना, यानी कि अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मुझे कुछ बोलना होगा और सामने कोई ना कोई हो जो मेरी इस बात को सुनेगा। बच्चों अभी मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, आपको केवल समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट तक हम कैसे पहुंचेंगे। यानी कि सबसे पहले मुझे किसी से बोलना है, यानी कि कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट अभी वहां पर है और मैं अभी यहां पर हूं, मैं स्टार्टिंग से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, यानी कि कम से कम दो लोग होने चाहिए। सर ठीक है, एक आप हो गए और एक हमने आपके सामने बिठा दिया 2 साल का बच्चा। ओ भाई, अगर मैं उससे कुछ बोलूंगा तो वो तो मेरी बात को सुनेगा ही नहीं। अगर मैंने उससे कहा हेलो सर, मुझे आपके साथ में कुछ बात करनी है, वो क्या कहेगा, दूध चाहिए मुझे तो केवल, और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि उसे मेरी बात समझ में आने की ही नहीं है। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बात को सुनने के लिए आपकी बात को समझने वाला होना जरूरी है। यस, यानी कि सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए, मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र ही नहीं कराया, पर उसके होने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। दो में से अगर मैं समझदार हूं तो सामने वाला भी समझदार होना चाहिए। ठीक है सर, सामने हम आपके समझदार बैठा देते, हम किसी चाइनीज पर्सन को बैठा देते जिसको हिंदी आती नहीं है। नो, जो मैं बोल रहा हूं उसके अंदर उस बात को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी दूसरी पार्टी और पहली पार्टी वैलिड पार्टी होंगी। ओके, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कम से कम दो लोग हो और वो दोनों लोग ऐसे हो जो कि एक दूसरे की बातों को समझने लायक हो। यस यस, यानी कि दो लोग होने चाहिए, उनके अंदर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अगर दो लोग हैं पर उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट समझने की कैपेसिटी नहीं है या रूल्स के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, ये छोड़ो यार, कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करते हैं। यानी कि मेरे सामने कोई आया जिसे मुझे कुछ बोलना है, जिससे मैं चाहता हूं कि उसके साथ मैं कोई बात करूं और कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं या मैं कोई व्यापार करूं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस लॉ, या हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। मुझे किसी से व्यापार की बात करनी है तो वो बंदा भी ऐसा हो जो मेरी इस बात को समझ सके, यानी कि कम से कम दो लोग होने चाहिए। दूसरी बात, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में आए, दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सके, इस योग्य वो हो। और साथ में जो हमारे देश के कानून है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कैपेसिटी हो कॉन्ट्रैक्ट करने की। ऐसे दो बंदे होने चाहिए। ठीक है सर, सबसे पहले सर आप, अच्छा ठीक है, दो बंदे आ गए सर, एक आप हो गए, एक दूसरा हो गया मैं, जो कि आपकी बात सुन रहा हूं। बिल्कुल ठीक, यानी कि मैंने आपसे कुछ कहना है और आप उस बात को सुनेंगे और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में या तो आप उस चीज को लेके हां बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे।
यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, मैंने कुछ बोला, दैट्स कॉल्ड ऑफर। मैंने आपको प्रपोज किया, मैंने आपको प्रपोजल दिया, मैंने आपको ऑफर दिया। अब उस ऑफर के आगे दो ही बातें होंगी, या तो आप उसको यस बोलेंगे या फिर आप नो बोलेंगे। अगर आप कुछ नहीं बोलते तो मेरी बातों से समझ जाऊंगा कि मेरे यस और नो, अगर कुछ नहीं बोला आप शांत है, तो उसका मैं क्या महत्व लूं। जनरली उसको हम ना मानते, नो मानते, अगर आप कुछ नहीं बोलते। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, ऑफर। दूसरा स्टेप क्या हुआ, आपकी कंसेंट, आपकी एक्सेप्टेशन। सर मेरी कंसेंट तो आप मेरे गाल पे दो लगा करके भी ले सकते हो। भाई सपोज कीजिए मैं एक हल्का सा बच्चा हूं, या मैं एक कमजोर इंसान हूं और आप एक बहुत ताकतवर इंसान है। आपने मुझे ऑफर दिया, आपने कहा एक्सेप्ट कर, मैंने मना कर दिया, आपने दो गाल पे लगाए कि एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो क्या होगा, डर की वजह से मुझे हां बोलना पड़ेगा। तो यानी कि क्या वो सेकंड स्टेज पूरी हो जाएगी? नो। सबसे पहले ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस, बट दैट शुड बी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। यानी कि जो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जिसमें किसी भी तरीके का दबाव वगैरह नहीं होना चाहिए। यानी सबसे पहले मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसे बिना किसी दबाव के एक्सेप्ट किया। और बच्चों जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, वो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है, वादा। और जैसे ही वादा बन जाता है, उसके अंदर देखा जाता है कि क्या कोई बेनिफिट है या नहीं है। अगर बेनिफिट है तो उसे हम बोलते हैं कि यह बन गया एग्रीमेंट। अब उसके बाद जो एग्रीमेंट बना, वो एग्रीमेंट अगर उस काम को करने की परमिशन भारत के सारे एक्ट देते हैं, या अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं, अगर उस काम को करने से कोई भी एक्ट मना नहीं करता है, तो वो बन जाएगा बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। ओहो, यानी कि सर आप हमें बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे पहुंचे। यस बच्चों, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले दो लोगों का होना जरूरी है, उसमें से एक दूसरे को क्या करेगा, ऑफर देगा, प्रपोजल देगा, प्रपोज करेगा। दूसरा बंदा क्या करेगा, उस प्रपोजल को या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर उसने रिजेक्ट करा, जय सिया राम, चैप्टर वहीं खत्म। लेकिन अगर उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो बच्चों वो बन जाएगा प्रॉमिस। और यह बोला जाता है कि व्यापार बिना फायदे के नहीं होता। यानी कि अगर उस प्रॉमिस के अंदर फायदा है, और फायदे को नाम दिया जाता है कंसीडरेशन, अगर उसके अंदर फायदा है तो वो बन जाएगा क्या, एग्रीमेंट। और अगर वो एग्रीमेंट करने से भारत का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन उसे नहीं रोकता, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सर हमें समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं कि भारत का कोई भी रूल रेगुलेशन उसको करने से नहीं रोकता। एक एग्जांपल तो दीजिए। यस सुनिए, मैंने आपको ऑफर दिया कि बच्चे ये लो बंदूक, और उस पर्सन का मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। आपको भी लगा यार कर देना चाहिए मर्डर, वो वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, और 5 लाख रुपए और मिलेंगे लवाब में। मैंने आपको ऑफर दिया, यस। आपने एक्सेप्ट किया, यस। कंसिडरेशन है आपके लिए 5 लाख, यस। लेकिन क्या ये जो काम है इसे करने की परमिशन मिलती है? नो। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको सीधा जेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं ना कहीं इंडियन पेनल कोड, भारत के संविधान के अंदर, इंडियन पेनल कोड के अंदर इस चीज को मना किया गया है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, आप किसी के जीने के अधिकार को नहीं छीन सकते। लेकिन अगर आपने ये चीज करी तो वो अनएनफोर्सेबल बाय लॉ होगी, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगी, और जो चीज प्रोहिबिटेड बाय लॉ होती है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता।
यानी सिंपल सी बात, मैं अब फिर से चलता हूं, अब हम लोग पहुंच चुके हैं वहां पर। यानी कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे करने की परमिशन सारे के सारे लॉज देते हैं, वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है? अ प्रोमिस जिसके अंदर कंसीडरेशन होता है, वो क्या होता है बच्चों? एग्रीमेंट। प्रोमिस क्या होता है? जहां पर एक ऑफर होता है और ऑफर के अगेंस्ट एक फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट दी जाती है, वो होती है प्रोमिस। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात बच्चों। यानी सबसे पहला स्टेप ऑफर, दूसरा स्टेप बताइए, रिवाइज कीजिए अपने मन में। पहला स्टेप ऑफर, दूसरा स्टेप एक्सेप्टेंस, तीसरा स्टेप कंसीडरेशन, चौथा स्टेप एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड लास्ट इट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट। यानी एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक बच्चों इस चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और मेरे ख्याल से पूरा एक्ट ही आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो एक लेमन लैंग्वेज में हम लोग इस एक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इस एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है। सर पता है हमको, आप क्या बताएंगे? सेकंड, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सर पता है हमको, दो बंदे होने चाहिए, आपस में बात करने लायक होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और क्या हो सकता है? कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। बात खत्म। कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम इसके अंदर रीड करेंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कब ऑफर कम्युनिकेट माना जाता है और कब हम उसको रिवोक कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं सबसे पहले आपके साथ में बच्चों रीड करना चाहता हूं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैं सबसे पहले आपके साथ में ये रीड करूंगा, और बच्चों इससे सेक्शन 2H में बताया गया है। सर ये सेक्शन क्या होता है? बच्चों सेक्शन कुछ भी नहीं होता। सेक्शन एक तरीके से, अगर मैं सेक्शन को बोलूं तो सेक्शन एक तरीके से आपके घर का एड्रेस है। आप कहां रहते हैं, जैसे मैंने पूछा आपसे कि आप कहां रहते, तो आपके दिमाग में आया होगा गली नंबर 2, फलाना ढिमकाना, हाउस नंबर, चैप्टर खत्म। लेकिन अगर वहीं एक अमेरिका वाले बंदे को आपके घर पहुंचना है, तो आप उसे कैसे बोलोगे? आप उसे बोलोगे कि सर मैं इंडिया में भी, या तो आप उत्तर प्रदेश या कहीं पर भी किसी भी जगह का आप एड्रेस दे सकते हैं। अगर सपोज करो आप दिल्ली में रहते हैं, यानी कि मैं कहां रहता हूं? मैं इंडिया में रहता हूं। इंडिया में कहां? इंडिया में दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में कहां? दिल्ली में मैं हडसन लैंड में रहता हूं। हडसन लैंड में कहां? 256 में रहता हूं। 256 में कहां? ग्राउंड फ्लोर में रहता हूं। तो आप इजीली पहुंच गए 5 स्टेप। इंडिया में, इंडिया के अंदर भी दिल्ली में, दिल्ली के अंदर भी हडसन लैंड में, हडसन लैंड में भी 256 नंबर में, 256 में भी ग्राउंड फ्लोर में, आ गए। इसी तरह से बच्चों किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी तरह से निकलता है। भारत में बहुत सारे लॉज हैं, उस लॉ में से किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है जी? व्यापार से, बिजनेस से रिलेटेड। अच्छा, तो बिजनेस लॉ के अंदर, बिजनेस लॉ में भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किस चीज से रिलेटेड है? उस सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यानी कि बच्चों होता क्या है कि स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे बड़ा हब क्या होता है? लॉ। लॉ किस अंदर क्या होता है? एक्ट। एक्ट से नीचे क्या होता है? चैप्टर। चैप्टर से नीचे क्या होता है? सेक्शन। सेक्शन से नीचे क्या होता है? सब सेक्शन। सब सेक्शन से नीचे क्या होता है? क्लोज। और क्लोज से भी नीचे क्या होता है? सब क्लोज। एंड सब क्लोज इज सिमिलर टू योर रेजिडेंशियल एड्रेस। यानी कि एक्ट के अंदर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले आपको लॉ, बहुत सारे लॉज है, उसके अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम वाला लॉ छांटना होगा। उसके अंदर आपको क्या देखना होगा? किस एक्ट के अंदर? एक्ट में भी सेक्शन के, चैप्टर के अंदर, चैप्टर में भी सेक्शन, सेक्शन में भी सब सेक्शन, सब सेक्शन में भी क्लोज, क्लोज में भी सब क्लोज। इस तरीके से एक्ट को रीड किया जाता है। आई थिंक बच्चों समझ में आ गई बात। और मैं आपके साथ में रीड करने जा रहा हूं डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और बच्चों कॉन्ट्रैक्ट किस डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2H के अंदर। तो सेक्शन 2H क्या बोलता है? एंड सिंपल, जो मैं आपको बता चुका हूं, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट।
यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल है, वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता। आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे चल सकते हैं बच्चों, चलिए।